न्यूज पे है। नहीं, अभी तो नहीं है। साल 2023 के लिए आईपीएल का मेगा ऑक्शन होगा कोची में। भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे ये ऑक्शन शुरू होगा और इस ऑक्शन इंडियन में न्यूज हालांकि बहुत स्पोर्ट्स। लिमिटेड खिलाड़ियों को आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इन लिमिटेड खिलाड़ियों पर जो 10 टीमें हैं वो बड़े पैसे लुटा सकती हैं। आज पूरा अपडेट आपको देंगे कि कौन सा भारतीय खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ियों पर भारी पड़ सकता है, कैसे बेन स्टोक्स, सैम करन और ग्रीन जैसे खिलाड़ियों को ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, और वहीं केन विलियमसन जैसा बड़ा नाम हो सकता है मेगा ऑक्शन में बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए या कोई भी टीम उनको लेना पसंद ना करे। आईपीएल ऑक्शन पर पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, इस समय विराट कोहली के कोच, मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते रहेंगे कि कौन सी टीम के पास कॉम्बिनेशन का अभाव है, कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम के हैं जो इन आईपीएल की टीमों में जा सकते हैं, और कौन से ऐसे अनकैप्ड प्लेयर्स हैं जिनका डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, उन पर भी तमाम फ्रेंचाइजी दांव लगा सकती है। वहीं कुछ ऐसे विदेशी खिलाड़ी भी हैं, मसलन सिकंदर रजा की हम बात करें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, उनको लेकर भी देखना है कि उन पे किस तरह से सिलेक्टर्स दांव लगाते हैं। मैं फटाफट जरा आपको बता दूं कि आईपीएल में किस टीम के पास कितना पैसा बचा हुआ है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब भी आईपीएल का ऑक्शन शुरू होगा, एक तो कितना पैसा है और टोटल कितने खिलाड़ियों पे दांव लगने वाला है। यानी कि 273 भारतीय खिलाड़ी हैं, 132 ओवरसीज खिलाड़ी होंगे जिन पर दांव लगेगा। वहीं अगर हम आपको बताएं, 110 कैप खिलाड़ी होंगे और 286 अनकैप खिलाड़ी। अब फटाफट जरा आपको ये भी बता दें कि इन टीमों के पास कितने पैसे बचे हुए हैं जो इस आईपीएल ऑक्शन में जाएंगे अपनी अपनी टीमों के लिए खिलाड़ी खरीदने। सनराइजर्स हैदराबाद के पास लगभग 43 करोड़ रुपए हैं, पंजाब किंग्स के पास 32 करोड़ रुपए, लखनऊ सुपर किंग्स के पास लगभग 24 करोड़ रुपए है, मुंबई इंडियंस के पास 20 करोड़ रुपए, चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी लगभग इतने ही पैसे हैं, 20 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स के पास 19 करोड़ है, गुजरात टाइटंस के पास 19 करोड़, राजस्थान रॉयल्स के पास 13 करोड़ है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास सिर्फ 8 करोड़ रुपए है, और कोलकाता के पास सबसे कम 7 करोड़ रुपए है। अब राजकुमार सर, चर्चा की शुरुआत तो इसी से कर लें। एक भारतीय खिलाड़ी का अगर नाम लेना हो इस मेगा ऑप्शन पे जो आपको लग रहा है बहुत हैवी प्राइस पे जा सकता है। बहुत सी खिलाड़ी टीमें जिन्होंने अपने अपने खिलाड़ियों को छोड़ दिया, मसलन मयंक अग्रवाल की हम बात कर लें, उनको छोड़ दिया गया। इस तरह से और भी तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर बात की गई, उनको छोड़ दिया गया। अब आपकी नजर में जरा बताएं कि सबसे महंगा खिलाड़ी आपके नजर में कौन हो सकता है। राजीव, देखिए ये लिस्ट लंबी है और इसमें देखना होगा कि कौन कौन प्लेयर्स अवेलेबल हैं जिनको छोड़ा गया। हम्म। तो जैसा कि अभी आपने नाम लिया मयंक अग्रवाल का, तो वो भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि उनको छोड़ दिया गया। इस तरह और भी कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको छोड़ा गया, और मुझे लगता है हम्म। कि अच्छी उनको वैल्यू मिलेगी, क्योंकि छोटा ऑक्शन है और लिमिटेड पैसा है फ्रेंचाइजी के पास, तो बहुत ही सेलेक्टिव होंगे सारे फ्रेंचाइजी। और अभी मेरे पास वो लिस्ट अवेलेबल नहीं है जिसमें कौन कौन प्लेयर्स जिनको छोड़ा गया है वो आपने बताया मुझे। तो वो अभी लिस्ट मेरे पास नहीं है जिसमें मैं देखकर बता सकूं कि किस प्लेयर के पास ज्यादा चांसेस हैं सबसे ज्यादा पैसे आने के। बट मुझे लग रहा है राजकुमार सर, पता नहीं क्यों, कि सबसे ज्यादा जो महंगा खिलाड़ी हो सकता है वो जयदेव उनदकट हो सकते हैं इस बार के जो ये मिनी आईपीएल ऑप्शन हो रहा है। एक तो लेफ्ट आर्म सीमर है, दूसरा बहुत ही शानदार गेंदबाजी थ्रू आउट द सीजन वो करते आए हैं। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर्स को अक्सर बहुत पैसे मिलते हैं, आपने भी देखा होगा। या लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हो, ईशान किशन ने पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ा था, क्या इस बार आपको लग रहा है जयदेव उनडकट कुछ इसी तरह की कैटेगरी में जा सकते हैं? बिल्कुल राजीव, अगर जयदेव उनादकट की बात करें, उन्हें पहले भी एक बार, अगर आपको याद हो, बहुत अच्छा प्राइस मिला हाँ। था। 11 साढ़े 11 करोड़ रुपए में वो खरीदे गए थे, और उस टाइम वो सबसे महंगे थे उस ऑक्शन के खिलाड़ी। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत शानदार उनका प्रदर्शन रहा है, और अभी उनकी इंडियन टीम में वापसी भी हुई है। तो जिस तरह उनका प्रदर्शन रहा है, सौराष्ट्र से वो कप्तानी भी कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने रणजी ट्रॉफी में प्रदर्शन किया, विजय हजारे में बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं वो, और कोई भी टीम चाहेगी कि उनके एक्सपीरियंस के साथ, जितना उन्हें अब हम्म। एक्सपीरियंस हो गया है T20 क्रिकेट का, तो वो बहुत हैंडी होंगे। और बिल्कुल एक इंडियन फास्ट बॉलर जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है, मुझे लगता है कि उसके लिए जरूर अच्छा पैसा मिलने वाला है।
मैं 7 खिलाड़ियों का जिक्र आपसे करूंगा। सबसे पहले विदेशी खिलाड़ियों की बात कर लें, जो जिनके नाम बहुत बड़े हैं और हो सकता है बहुत अच्छे ऑक्शन प्राइस में हो जाएं। बेन स्टोक्स, सैम करन, केन विलियमसन, कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के, ट्रेविस हेड जो बहुत शानदार फॉर्म में है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, जो रूट और सिकंदर रजा। इन 5 नामों में से 2 नाम अगर आपको चुनने हो तो वो कौन से नाम हो सकते हैं राजकुमार सर? राजीव देखिए, सैम करन और बेन स्टोक्स दोनों मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन उनका प्रदर्शन रहा है। ट्रेविस हेड भी बहुत हम्म। अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। सिकंदर रजा ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन मेरा मानना है कि बेन स्टोक्स और सैम करन इन लोगों पर काफी बड़ा दाव लगा सकती है हम्म। सारी ही फ्रेंचाइजी, क्योंकि बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं दोनों और दोनों मैच विनर्स हैं। क्योंकि अगर आप देखें इनका अभी रिसेंटली जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है, और फ्रेंचाइजी जरूर उनके ऊपर जी। अच्छा पैसा लगाने के लिए तत्पर होंगे, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे से डिजर्व भी करते हैं कि वो ऐसा हो। चलिए अब जरा अगर आपने 2 खिलाड़ियों की बात की, सिकंदर रजा पे भी थोड़ी बात करनी चाहिए राजकुमार सर। एक ऐसा प्लेयर जो T20 फॉर्मेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलता छोटी टीम से है, लेकिन बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ अपना इम्पैक्ट बनाता है। क्या आपको लग रहा है आरसीबी जैसे टीम खास तौर से लेना प्रेफर करेगी, जो लेग स्पिन भी डालते हैं, ऑफ स्पिन भी करते हैं, और बैटिंग के बारे में तो कहना ही क्या, जिस तरह से वो, जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो खेलते हैं? बिल्कुल राजीव, एक बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं सिकंदर रजा, और खाली आरसीबी नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी टीम इंटरेस्टेड होगी उनको लेने में, क्योंकि काफी वेरिएशन है, काफी वैरायटी है उनकी गेंदबाजी में, और शानदार उनका प्रदर्शन रहा है लेटली। तो मुझे लगता है कि सभी टीमें उनके लिए अच्छे पैसे से जाएंगी, और एक अच्छी बिड होगी उनके लिए, और वो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि शानदार उनका प्रदर्शन रहा है पिछले दिनों में, और कुछ तो मैचेस उन्होंने सिंगल हैंडेडली जिता दिए। तो जी। बहुत हैंडी हैं वो, बल्लेबाजी में भी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं, तो कुल मिला के एक अच्छा पैकेज है वो। और मुझे लगता है कि जरूर सब फ्रेंचाइजी उनको अपनी टॉप लिस्ट में रखा होगा उनके लिए, और काफी एक बड़ा अमाउंट स्पेयर करके रखा गया होगा उनके लिए। क्या जो रूट और केन विलियमसन जैसे खिलाड़ियों के लिए अब जगह नहीं बन पाएगी, क्योंकि लंबे अरसे तक सनराइजर्स के साथ रहे? खासतौर से विलियमसन की बात करें, उनको रिलीज किया गया। जो रूट जो T20 खेलते ही नहीं है, अचानक उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन भरा है। आपको लग रहा है निराश लौटना पड़ेगा इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों को, जो T20 में तो Fab 4 की कैटेगरी में आते हैं, बट शायद T20 में दोनों खिलाड़ियों के लिए जगह नहीं है? और राजीव, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो कि उन दोनों को कोई ना ले, क्योंकि दोनों बेहतरीन हम्म। खिलाड़ी हैं। और T20 क्रिकेट हो या कोई भी क्रिकेट हो, वहां पर एक या दो प्लेयर आपको ऐसे चाहिए होते हैं जो स्टडी हो, जो हम्म। टीम के को पकड़ कर रखे, मतलब अपना एक हैंड संभाल कर रखे, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेले। केन विलियमसन काफी सक्सेसफुल रहे हैं T20 क्रिकेट हम्म। में, शानदार उनकी कप्तानी भी रही है। तो जहां तक जो रूट की बात करें, जरूर वो T20 क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि कोई भी टीम उनको ना खरीदना चाहे। हो सकता है कि बहुत ज्यादा हाई बिड ना हो उनके लिए, जैसे कि बाकी ऑलराउंडर्स वगैरह के लिए देखी जाती है, जो या जो इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं उनके लिए हम्म। जिस तरह की बिडिंग देखी जाती है, शायद वैसा ना हो। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों खिलाड़ी अनसोल्ड जाएं। चलिए, और ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पॉकेट में कितना पैसा है। बहुत बड़ी बोली इतनी न लगा दें कि आपके टीम का बैलेंस इसलिए बिगड़ जाए कि आप बाकी प्लेयर्स नहीं ले पा रहे हैं। इन बैलेंस पे भी आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फटाफट आईपीएल में जो ये मिनी ऑक्शन है, उसमें भारत के कौन से बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं? मयंक अग्रवाल जिनका जिक्र हुआ, मनीष पांडे एक और खिलाड़ी जिनको रिलीज किया गया, एन जगदीशन जिन्होंने धमाल किया, कमाल किया इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट में, शायद उनको बहुत पैसे मिल जाए इस बार, अजिंक्य किराने, जयदेव उनadकट जिनके बारे में बात की, और के एस भरत। क्या आपको भी लगता है राजकुमार सर एन जगदीशन सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी में शुमार होने वाले हैं इस बार? बिल्कुल राजीव, हो सकता है क्योंकि बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, लगातार 5 शतक बनाए हैं, जो कि बहुत ही क्रेडिटेबल है। और बहुत अच्छी स्ट्राइक जी। रेट से बल्लेबाजी की है उन्होंने, डबल हंड्रेड बनाया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि वो एक फेवरेट होंगे, और सभी फ्रेंचाइजी उनके लिए अच्छा पैसा प्लान करके रखे होंगे, क्योंकि इंडियन बैट्समैन कोई इतना धमाकेदार अगर प्लेयर है, तो कोई भी फ्रेंचाइजी चाहेगी, क्योंकि आप हमेशा चाहते हैं कि इंडियन प्लेयर्स, क्योंकि आप ज्यादा 7 या 8 हाँ। खिला सकते हैं, तो वो ज्यादा हैंडी होते हैं। आप फॉरेन प्लेयर्स को एक लिमिट होती है कि आप 4 से ज्यादा नहीं खिला सकते। तो यहाँ पर वो बहुत यूजफुल हो सकते हैं, और इसीलिए जगदीशन वुड बी फेवरेट फॉर ऑल द फ्रेंचाइजी जो भी है। और साथ साथ मुझे लगता है कि
मनीष पांडे भी, क्योंकि काफी लंबे अरसे से वो लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं। और जी। मतलब कुछ मैचेस वो भी अपने दम पर अकेले जिताते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी, उनको भी ठीक ठाक पैसा मिलना चाहिए। राजकुमार साहब, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट आप बहुत फॉलो करते हैं, कोई ऐसा अनकैप्ड खिलाड़ी जिनको आपको लग रहा है वो सरप्राइज कर सकते हैं इस बार के इस मिनी ऑक्शन में? सबको आरसीबी का बैलेंस, अगर आप पहले आरसीबी के बैलेंस में शुरू करें, कौन सा ऐसा स्लॉट है जहाँ पे आपको लग रहा है कि हमें एक दो खिलाड़ी, क्योंकि मैं देख पा रहा था आरसीबी के पास शायद उनके पर्स में इतना पैसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी वो यहाँ पर बोली लगा सके। बिल्कुल राजीव, मेरे ख्याल से सिर्फ 8 करोड़ रुपए है शायद उनके पास, जहां तक जी। मुझे जी। याद आता है। तो बिल्कुल बेस प्राइस पे ही वो कोशिश करेंगे कि बड़े प्लेयर्स एक दो ले लें। और हमेशा से उनकी स्थिति काफी डावाडोल रही है बॉलिंग में लेकर। और वहां पर उनको एक अच्छा गेंदबाज चाहिए, एक प्लेयर चाहिए जो जो जिसे कहते हैं कि वो स्पेशलिस्ट हो T20 में बॉलिंग में। तो वो अनफॉर्चुनेटली जी। नहीं वो मिल पाता उनको। और वही पे लैग करती है आरसीबी, जो कि बहुत जानी जाती है अपनी बल्लेबाजी के लिए, और जिस तरह की उनकी फैन फॉलोइंग होती है, क्योंकि स्टार प्लेयर्स उनके पास हमेशा से रहे हैं। तो मेरा मानना है कि वो शायद एक बड़े गेंदबाज के लिए जरूर पैसा लगाएंगे, जो कि डेथ ओवर्स उनके लिए डाल सके, क्योंकि वो सबसे बड़ी कमजोरी है आरसीबी की। आदिल रशीद के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। आदिल रशीद का नाम भी है इस बार, और बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने T20 फॉर्मेट पे की है। राजकुमार सर, कितना टीमें टेम्प्ट होंगी एक लेग स्पिनर को लेने के लिए? आप सारी टीमों पे आपने देखा ही है, आरसीबी के पास भी हसरंगा है, क्या एक दूसरा लेग स्पिनर लेना चाहेंगे? या आपको लग रहा है, जैसा कि आपने कहा कि एक तेज गेंदबाज, यानी कि सैम करन की बात कर लें, और भी जयदेव उनदकट एक और ऑप्शन हो सकते हैं उनके लिए? मैं काफी गेंदबाजों पे यहाँ पे नाम भी देख पा रहा हूँ। इसमें आगे हम बात करते रहेंगे। कैसे आप देख रहे हैं? अभिमन्यु विश्वनाथन का भी नाम है इसमें, राजकुमार सर, जो लिस्ट शॉर्ट की गई है। और देखिए, जहां तक आदिल रशीद की बात है, तो बहुत शानदार गेंदबाजी की है उन्होंने, और बहुत अंडररेटेड गेंदबाज हैं राजीव वो, क्योंकि उनका हम्म। परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है। मैंने उन्हें कभी बहुत ज्यादा मार खाते हुए नहीं देखा है, भले T20 क्रिकेट हो हम्म। या दूसरी फॉर्मेट में हो। तो जरूर टीम स्टैम्प्ड होंगी। जहां तक आरसीबी की बात है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके पास हसरंगा है, तो वो एक और लेग स्पिनर लेना चाहेंगे, क्योंकि एट द गो आप एक ही लेग स्पिनर खिला पाएंगे, टीम में दो लेग स्पिनर खिलाना बहुत बड़ा रिस्क होगा। हम्म। तो मुझे लगता है कि लेकिन बाकी टीमें जरूर आदिल रशीद के लिए तत्पर होंगी उनको लेने के लिए। और जहां तक आपने जी। बात की अभिमन्यु ईश्वरन की, तो वो ये खिलाड़ी भी ऐसा खिलाड़ी है जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, अच्छी हम्म। स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करता है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उनकी एक इमेज ऐसी बन गई है कि वो टेस्ट क्रिकेटर हैं, कि बंगाल की कप्तानी करते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहता है हर साल, और एक शानदार फील्डर भी हैं वो। तो मुझे लगता है कि शायद टीमों को सोचना चाहिए कि उन्हें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कंसिस्टेंट हो, जो एक हैंड से कंसिस्टेंटली बैटिंग करे, जिसके बाद अच्छी टेक्निक हो, अच्छा टेम्परामेंट हो, हम्म। और साथ साथ स्ट्राइक रेट उनका ऐसा नहीं होता, मे बी वो 180 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते हैं, लेकिन एंड ऑफ द इनिंग्स उनका स्ट्राइक रेट 125 से 140 के बीच में होता है, विच इज फेयर जी। एनफ। एक ऐसा प्लेयर जो कंसिस्टेंटली आपके रन रन बनाए, और उसका अगर आप स्ट्राइक रेट 140 पे हो, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तीन वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जिनको रिलीज किया गया है, राजकुमार सर, निकोलस पूरन, वॉडियन स्मिथ और जैसन होल्डर, कैसे आप देखते हैं? क्या न्यूजीलैंड का वर्चस्व खत्म हो रहा है T20 फॉर्मेट में? एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से तीन खिलाड़ी रिलीज किए गए, जिनमें दो एक टीम में ही थे, पंजाब में वॉडियन स्मिथ और निकोलस पूरन। अब और जैसन होल्डर सनराइजर्स हैदराबाद से। कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, तीनों बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, और बहुत बड़ी रेपुटेशन के साथ राजीव वो आईपीएल में आए थे। हम जी। सभी जानते हैं कि पूरन और स्मिथ को, कि वो मैच विनर हैं, इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा डिलीवर नहीं किया उन्होंने, और ये बड़ा एक सरप्राइज था। जैसन होल्डर हम सभी जानते हैं एक शानदार ऑलराउंडर हैं, और काफी एक्सपीरियंस अब उनके पास हो गया है। तो मुझे लगता है कि अभी भी काफी हैंडी हैं, काफी क्रिकेट है इन तीनों खिलाड़ियों में, और जी। अभी भी उनकी मुझे लगता है कि अच्छी से बोली लगेगी आने वाली ऑप्शन में, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि दोनों पूरन और स्मिथ की जहां तक बात करें कि राजीव, वो कभी भी मैच बदल सकते हैं अगर अपनी फॉर्म में हो। तो बहुत लंबे लंबे हिट वो लगाते हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी करते हैं, सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं।
तो ये ऐसे ही खिलाड़ी कोई भी फ्रेंचाइजी अपने साथ रखना चाहता है कि जो मैच विनर्स हो, और ये दोनों खिलाड़ी अनडाउटेडली मैच विनर्स हैं। हमारे एक व्यूवर हैं सुखविंदर सिंह, उन्होंने बड़ा अच्छा सजेशन दिया है पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा खिलाड़ी रिलीज किए। उनका कहना है कि जो रिप्लेसमेंट्स हो सकती हैं वो सैम करन है, हैरी ब्रूक्स हैं जो इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और साथ ही जगदीशन और मावी, शिवम मावी का भी उन्होंने जिक्र किया। आपको लग रहा है ये आइडियल चॉइस हो सकती है पंजाब के लिए राजकुमार सर? देखिए, डिपेंड करेगा कि अभी उन्होंने क्या क्या स्लॉट्स अपने रखी हुई हैं। और हम्म। मावी की बात की हमने, शानदार गेंदबाजी वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, 140 प्लस डाल रहे हैं। तो वो एक अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं आने वाले समय में, वो देश के लिए भी और किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए भी। तो राजीव, देखना ये होगा कि टीम का बैलेंस क्या रहता है और क्या स्ट्रेटेजी रहती है। हमने अक्सर देखा हम्म। है कि पंजाब एक बहुत स्ट्रांग टीम होती है ऑन पेपर, बट समहाउ वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। कई सालों से ऐसा लगता है कि नहीं, इस बार वो बहुत स्ट्रांग टीम होगी, लग रही है ऑन पेपर, और स्टार्ट भी वो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन सडनली कुछ ऐसे मैच वो हारते हैं जहां पर वो पिछड़ते ही चले जाते हैं और फिर रिकवरी नहीं होती। हम्म। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है वहाँ किए जा रहे हैं। जरूरत है वहाँ पे एक कंसिस्टेंट टीम बनाने की। एक रेगुलर प्लेयर्स जैसे बॉम्बे मुंबई करता है कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो काफी स्टेबल रहते हैं, कि ये 7-8 प्लेयर कई सालों से उनके पास हैं। तो इस तरह की टीम बनानी होगी पंजाब को। अगर अपने कुछ प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना होगा कि आप हमारे साथ रहेंगे, आप हमारे परमानेंट पार्ट हैं हमारी टीम के, तो जब तक वो नहीं होगा तो बहुत ज्यादा वहां पर इनकंसिस्टेंसी है। वहां पर एक जो कॉन्फिडेंस नहीं है प्लेयर्स को कि नेक्स्ट ईयर हम होंगे या नहीं होंगे, तो वो एक टीम नहीं बन पा रही है बेसिकली। ऑन पेपर देखें बहुत बड़े बड़े नाम है, और हम्म। लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस होगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। वर्ल्ड कप विनिंग टीम यानी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम के तीन और खिलाड़ियों पे थोड़ी चर्चा करें। एक तो फिल सॉल्ट है जो बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, राजकुमार सर आपने भी देखा है। क्रिस हम्म। जॉर्डन जो टी ट्वेंटी के स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं। और फिर नीचे आए तो रीस टॉपली जो उनके लेफ्ट आर्म सीमर है। क्या इनके लिए भी संभावनाएं थोड़ी ज्यादा देख रहे हैं इस बार के ऑक्शन में? बिल्कुल राजीव, देखिए जॉर्डन भारत में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल अनफॉर्चुनेटली हुए नहीं है। बहुत बड़ी जी। रेपुटेशन के साथ वो आए थे कि वो T20 स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर उनका ज्यादा प्रदर्शन अच्छा रहा नहीं। और जिस तरह की रेपुटेशन थी कि वो स्पेशलिस्ट हैं T20 क्रिकेट के, वैसा वो डिलीवर कर नहीं पाए। टॉपली का जरूर एक लेफ्ट आर्म की वजह से एक जरूर क्रेज रहेगा, और मुझे लगता है वो एक सरप्राइज पैकेज हो भी सकते हैं, क्योंकि शानदार गेंदबाज हैं। और मुझे लगता है कि वो जरूर एक अच्छी उसमें रहेंगे। और सॉल्ट की जहां तक बात की जी। आपने, वो एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, और मुझे लगता है कि उनको जरूर अच्छा प्राइस मिलना चाहिए इस बार के ऑक्शन में। एक बल्लेबाज जिसने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी राजकुमार सर, लिटन दास के लिए कोई आप होप देख रहे हैं? विकेट कीपिंग भी करते हैं टी ट्वेंटी फॉर्मेट में, और जिस तरह की बैटिंग जो अप्रोच के साथ करते हैं, बहुत से लोगों के जहन में है लिटन दास का नाम। कैसा आप लिटन दास का देते हैं? फिर मैं टीम वाइज थोड़ी आपसे बातचीत करूंगा। बिल्कुल राजीव, देखिए लिटन दास एक बहुत यूजफुल खिलाड़ी हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की है, तो एक स्ट्रांग दावा पेश किया उन्होंने आईपीएल फ्रेंचाइजीज के सामने कि हम्म। अपनी प्रेजेंस फेल्ड कराई है। और मुझे लगता है कि जरूर वो एक चॉइस होंगे ओवरसीज के खिलाड़ियों में। जो पिक होंगे उनमें लिटन दास का नाम जरूर होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक यूजफुल ऑलराउंडर हैं, विकेट कीपर अच्छे हैं, और साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हम्म। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो दो तीन टीमों के साथ चल रहा है इस ऑक्शन में, क्या वो टीमें अपने अपने राजकुमार सर जो ऑक्शन चलेंगे उसमें क्या ये देखना पसंद करेंगे कि कैप्टनसी मटेरियल कौन है? पंजाब के साथ वही परेशानी है, सनराइजर्स हैदराबाद के साथ भी वही परेशानी नजर आ रही है। देखिए, पंजाब ने तो शिखर धवन को अनाउंस किया है राजीव, कप्तान। जी। तो शिखर लीड करेंगे। बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि लेटली उन्होंने भारत की भी कप्तानी की, और अच्छे मतलब एक बहुत खुला माहौल देते हैं वो अपनी टीम को। ये उनकी एक बहुत हम्म। अच्छी बात है। वो मेरे साथ 2 साल रणजी ट्रॉफी में कप्तान रहे, जब मैं वो हेड कोच था दिल्ली का। तो वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत लाइट रखता है, सब लोग एंजॉय हम्म। करते हैं, कोई किसी पर कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं होता।
तो ऐसे में जब ऐसा खुला माहौल होता है तो टीम बेहतर परफॉर्म करती है। तो वो एक अच्छी मुझे लगता है कि पंजाब ने कोशिश की है इस बार कप्तान शिखर धवन को बनाकर। और ये एक मुझे लगता है एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है फ्रेंचाइजी का। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए तो बहुत दिक्कतें हैं राजकुमार सर, बहुत ढेर सारे प्लेयर उन्होंने रिलीज कर दिए हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए बिल्कुल ये एक उनके पास एक डिफिकल्ट चॉइस है। केन विलियमसन लीड कर रहे थे उनको, और अब वो नहीं है तो कहीं ना कहीं एक नया कप्तान उन्हें ढूंढना है। और हम्म। अब ये बहुत आसान नहीं होता कि आप आके एकदम से कप्तानी करें लेकिन जरूर कहीं ना कहीं मन बनाया होगा उन्होंने कि कौन लीड करेगा। तो देखना अभी इम्पोर्टेंट होगा कि सनराइजर्स किस तरह आगे चलते हैं। राजकुमार सर, दो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीमें, और दोनों ही टीमों को अपने अपने बड़े खिलाड़ियों का सब्स्टिट्यूट देखना पड़ेगा इस ऑप्शन में। मसलन मुंबई की बात करें, जोफ्रा आर्चर अभी तक फिट है या नहीं पता नहीं। जसप्रीत बुमराह के साथ भी यही है। क्या मुंबई के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आइडियल सब्स्टिट्यूट आप लेके चलें आईपीएल सीजन 16 के लिए? बिल्कुल राजीव, जोफ्रा आर्चर के लिए जिस तरह का उन्होंने प्राइस लगाया, ये जानते हुए जी। कि पिछले साल वो नहीं खेलेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक गैम्बल था मुझे लगता है कि मुंबई ने किया, और जो शायद उन्हें पे ऑफ नहीं किया। वो जी। एक बहुत ही सरप्राइज वो था कि आपको पता है कि जोफ्रा आर्चर फिट नहीं है, इस साल वो आईपीएल नहीं खेलेंगे, फिर भी आपने उनके ऊपर इतना पैसा लगाया। और ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा, ब्लंडर था शायद। लेकिन कुछ कैलकुलेशन रही होगी फ्रेंचाइजी की। जी। बुमराह का अनफिट होना और जोफ्रा आर्चर का ना होना, अगर जोफ्रा आर्चर नहीं होते तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा मुंबई के लिए इस बार। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जरूर कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट देखना होगा उन्हें इन दोनों प्लेयर्स का, जो कि मिलना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बुमराह जैसे जी। गेंदबाज आप अगर होते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट बहुत मुश्किल होता है मिलना। चलिए, ये तो बात हो गई मुंबई इंडियंस के लिए। चेन्नई के लिए भी उतनी परेशानी है। पिछली बार पॉइंट्स टेबल में बहुत नीचे थे। रविंद्र जडेजा फिट है या नहीं ये पता नहीं है, उनको रिलीज किया जाएगा नहीं पता नहीं है। ऐसे में आपको लग रहा है उनको भी ऑप्शंस देखने पड़ेंगे अपने प्रीमियम जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए? बिल्कुल राजीव, देखिए एक एज फैक्टर बहुत बड़ा कंसर्न है जी। चेन्नई की टीम में। और काफी लास्ट टाइम भी उनका यही एक चर्चा का विषय था कि ये काफी एजेड टीम है, जहाँ पे कि एवरेज एज काफी ज्यादा है। तो जी। मुझे लगता है कि कुछ जरूर वो कोशिश करेंगे कि वो इंडक्ट करें यंगस्टर्स को, सो दैट वो एक टीम दोबारा से खड़ी हो। और बिल्कुल रविंद्र जडेजा एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है उनका। अगर जी। वो अनफिट होते हैं या उनको रिलीज किया जाता है तो ये बहुत सरप्राइज होगा मेरे लिए। तो और मैं तो सोचता हूँ कि अगर वो चेन्नई के लिए खेलेंगे तो बहुत बेहतर होगा चेन्नई के लिए। राजकुमार सर, एक और खिलाड़ी जिस पे बात करी जाए, सॉरी, एक टीम की बात करें, वो है गुजरात। जिस तरह वो चैंपियन बनी और जिस तरह की टीम सेलेक्ट की थी, बाकी की टीमें क्या कुछ सीख रही होंगी गुजरात से? और गुजरात क्या एक ऐसा एरिया जो फिट करना चाहेगा? मसलन लखनऊ की बात कर लें, ढेर सारे उन्होंने ऑप्शन तो रख लिए। विकेट कीपर के नाम पे एक समय लग रहा था कोई है ही नहीं उनके पास। सेम वही हालत गुजरात के साथ हुई थी। कैसे आप देख रहे हैं, गुजरात से क्या सीख सकते हैं ना, और गुजरात को क्या चीज ठीक करनी पड़ेगी इस ऑप्शन में अपने लिए? देखिए गुजरात से बहुत कुछ सीखने होगा बाकी सब फ्रेंचाइजी को, कि आप बहुत बड़े नाम पे नहीं जाइए, एक बेहतर कॉम्बिनेशन रखिए। और एक ऐसा कप्तान रखिए जो मतलब लीड लीड फ्रॉम द फ्रंट करे, जब भी जरूरत हो वो कहे कि मैं जा रहा हूँ बल्लेबाजी करने। जब भी टीम की नीड थी वो हम्म। आगे आए। हार्दिक पांड्या जिस तरह उन्होंने कप्तानी की, बहुत ही लाजवाब था राजीव वो। और एक बहुत ही बैलेंस टीम उन्होंने चूज की। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि फ्रेंचाइजी के जो आई मीन जो जो उनका थिंक टैंक है वो कितना समझदार है, वो कैसे देखता है हम्म। कि हमारी टीम को किस प्लेयर की जरूरत है। ना कि बड़े नाम को देखकर आप भारी भरकम पैसे में किसी प्लेयर को ले हम्म। लें लेकिन वो टीम के लिए यूजफुल ना हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ वेस्ट इंडियंस प्लेयर्स के साथ ऐसा अक्सर हुआ है कि आप कुछ जी। बड़े नाम लेकर उनको इतनी भारी रकम दी, लेकिन उनका फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर गुजरात ने बहुत अच्छे से अपना होमवर्क किया, और क्रेडिट देना चाहूंगा मैं आशीष जी। नेहरा को, कि जिस तरह उन्होंने अपना सोच समझकर प्लेयर्स पिक किए। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रहा। और साथ साथ दूसरी जो टीम थी राजीव, लखनऊ भी
वो भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट नजर आ रही थी, लेकिन बाद में वो लैग कर गए। लेकिन वो भी एक अच्छी, काफी बैलेंस उन्होंने टीम बनाई थी। हम्म। जरूर विकेट कीपर एक समय लगा था कि कीपर नहीं है उनके पास। तो ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी फ्रेंचाइजी को भी, और जो उनका थिंक टैंक है, जो मेन कोचेस हैं उनको। और यहाँ पर हम्म। बेहतर होता है कि जैसे आशीष ने बताया कि एक इंडियन कोच हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो इंडियन कंडीशंस को बेहतर तरीके से समझते हैं और जानते हम्म। हैं कि हमारी विकेट्स पर कौन प्लेयर ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। अक्सर आपने देखा होगा बिग बैश में जो बहुत अच्छा करते हैं प्लेयर, उनको फ्रेंचाइजी पिक कर लेते हैं। लेकिन वहां पर बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस होती हैं और वो प्लेयर्स यहाँ पर आकर सक्सेसफुल नहीं हो पाते जितना कि उनका बड़ा नाम होता है। तो यहाँ पर वही प्लेयर कामयाब होते हैं जो इंडियन विकेट्स पे, जिनको खेलने का आइडिया हो, जिन्हें पता हो कि बॉल थोड़ा नीचा रहता हम्म। है या वो उस हाइट पर नहीं आता, जो सामने ड्राइव मार सकें वो बेहतर यहाँ पर प्लेयर हैं, या जो सामने छक्के मार सकें वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ना कि वो खिलाड़ी जो ज्यादा अच्छे कट और पुल, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मारते हैं, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। हम्म। तो ये सब चीजें एक इंडियन कोच बेहतर जान सकता है और बता सकता है अपने फ्रेंचाइजी को, जैसा कि आशीष नेहरा ने लास्ट ईयर करके दिखाया। राजकुमार सर, इस साल 2023 में इम्पैक्ट प्लेयर का नियम भी आएगा, आपको भी पता है कि 14 ओवर तक आप एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को यूज कर सकते हैं। क्या इस ऑप्शन में क्या इसकी भी झलक नजर आएगी? आप उन इम्पैक्ट प्लेयर्स के भी तलाश में होंगे जो आए अपना काम करें और फिर आप उनको बाहर बिठा दें, वो चाहे बॉलर हो या बैट्समैन हो। 14 ओवर तक आप ये बिल्कुल। इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, ये इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। और इसमें कुछ प्लेयर्स को वाकई में फायदा होगा, जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, स्पेशली जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो हाँ। जाएंगे, भले 3-4 ओवर खेलेंगे, आपको अच्छी स्ट्राइक रेट से, 150-200 की स्ट्राइक रेट से रन बना देंगे, तो हम्म। आप बिल्कुल चांस ले सकते हैं उनके साथ। क्योंकि जरूरी नहीं कि वो कंसिस्टेंट भी हों, अगर वो अपना काम करते हैं 5 ओवर या 6 ओवर खेल के, तो आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं। और यहाँ पर मुझे जी। लगता है कि वेस्ट इंडीज प्लेयर्स की डिमांड बढ़ेगी। दो सवाल, एक मनोज कुमार जी के पूछ रहे हैं राजकुमार सर कि आपको क्या लग रहा है पंजाब किन खिलाड़ियों के पीछे जाएगी, क्या मयंक को वापस लेना चाहेंगे? वहीं प्रकाश एक और है, उनका कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस के लिए क्या प्रोडिक्शन है आपका? और देखिए, पंजाब की जहां तक बात है, मयंक ने उनके लिए अच्छा प्रदर्शन किया है और मुझे पूरी उम्मीद है हम्म। कि वो जरूर मयंक के लिए जाएंगे, और जाना भी चाहिए, क्योंकि मयंक अग्रवाल एक शानदार खिलाड़ी हैं और बिल्कुल जी। उनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है पंजाब के लिए। तो जरूर पंजाब टेम्प्ट होगी कि उनको वो वापस खरीदें। आप रिलीज करते हैं इसलिए कि हमने भारी कीमत पर किसी प्लेयर को खरीदा हम्म। हुआ है, और हम ऑक्शन में उसको सस्ते में ले लेंगे। तो मुझे लगता है यही शायद स्ट्रेटजी पंजाब की रहेगी इस ऑक्शन में, कि वो दोबारा मयंक के लिए बिड जरूर करेंगे। और जहां तक मुंबई जी। की बात है, तो मुंबई देखिए, बहुत बहुत कुछ डिपेंड करेगा राजीव। ईशान किशन इस बार अच्छे फॉर्म में है, रोहित शर्मा हम्म। की फॉर्म और जसप्रीत बुमराह की फिटनेस, ये दो तीन फैक्टर, जोफ्रा आर्चर अवेलेबल है या नहीं, इस पर सारा हम्म। उनका गेम डिपेंड करेगा। क्योंकि ये तीनों स्टार प्लेयर हैं। रोहित शर्मा अगर फॉर्म में होते हैं तो हम सभी जानते हैं कि वो बहुत बड़े मैच विनर हैं, और जिस तरह हम्म। वो स्टार्ट देते हैं अपनी टीम को, तो वहां से वो एक मोमेंटम सेट करते हैं अपनी टीम के लिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ बुमराह और जोफ्रा आर्चर की फिटनेस, ये अगर तीनों खिलाड़ी पूरी तरह से फिट होते हैं, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है मुंबई को, और फिर वो दोबारा बाउंस बैक कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं चैंपियनशिप की रेस में मुंबई को। मुंबई के लिए एक चैलेंज ये भी है राजकुमार सर कि पोलार्ड का सब्स्टिट्यूट कैसे ढूंढे। बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए पिछले 2-3 सीजन में। बिल्कुल, अब तो उनको मैनेजमेंट में जगह दे दी गई है राजीव, उनको जी। बैटिंग कंसल्टेंट शायद बनाया गया है। तो जरूर उनकी कमी खलेगी, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर थे कि जब भी मुंबई को जरूरत होती थी लास्ट के 5-6 ओवर में रन बनाने की, या गेंदबाजी की, और लॉन्ग ऑन पे अच्छे कैचेस पकड़ने की, तो बहुत यूजफुल हम्म। प्लेयर थे। लेकिन हर एक प्लेयर की एक एज होती है, एक टाइम होता है। तो मुझे लगता है कि शायद उनका टाइम आ गया था, और इसीलिए मुंबई ने उनको एक लॉयल्टी बोनस, मैं कहूंगा, उनको दिया है कि उनको अपनी मैनेजमेंट में रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो एक फ्रेंचाइजी की, कि जी। जिस प्लेयर ने इतने समय तक उनको सर्व किया, उनको इतने मैचेस जिताए, तो उन्होंने उसको क्रेडिट दिया है और उनको अपनी मैनेजमेंट में रखा है। राजकुमार सर, चलते चलते दो सवाल आखिरी, क्या अजिंक्य किराने और ईशांत शर्मा जैसे खिलाड़ियों के लिए आप आईपीएल या T20 फॉर्मेट में आप जगह बनते बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं?
देखिए, अगर उन ऑक्शन में उनको नहीं पिक किया जाता तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। ईशांत शर्मा देखिए एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, 105 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। और मतलब उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपने एक्सपीरियंस से ही राजीव 4 ओवर तो वो कभी भी डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे और ईशांत शर्मा पर जरूर बिडिंग होगी, और वो मतलब पिक जरूर किए जाएंगे, क्योंकि अजिंक्य जी। रहाणे भी, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। राजस्थान के लिए कप्तानी की, फिर दिल्ली के लिए उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। और ऐसा नहीं कि उनका स्ट्राइक रेट कम होता हो, तो ठीक ठाक हम्म। स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है T20 क्रिकेट में। राजकुमार सर, क्योंकि अगर हम चलते चलते एक आखिरी सवाल भी ले लें, क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर इंग्लैंड के खिलाड़ी खिलाड़ी जो है वो भारी पड़ेंगे, आपको लग रहा है इस बार के ऑक्शन में? जिस तरह से इंग्लैंड इन दिनों खेल रही है बेसबॉल क्रिकेट की जो रणनीति है वो चर्चा में है। क्या बाजी मारते नजर आ रहे हैं आपको इस बार के ऑक्शन में? इससे पहले वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी छाए रहते थे, लेकिन इस बार का मिनी ऑक्शन क्या है, इंग्लैंड के नाम होने वाला है पूरी तरह से? बिल्कुल राजीव, जिस तरह इंग्लैंड ने अपना टेम्पलेट बदला है क्रिकेट खेलने का, तो वो बहुत ही हम्म। लाजवाब है। और मुझे लग रहा है कि पूरा वर्ल्ड उनको फॉलो कर रहा है। और बहुत सारा क्रेडिट उनके कोच को जाता है, जो उन्होंने ये टेम्पलेट चेंज किया है। और जिस तरह की जी। एग्रेसिव क्रिकेट वो हर फॉर्मेट में खेल रहे हैं, तो उसका एडवांटेज बिल्कुल आईपीएल में उनके प्लेयर्स को होने वाला है। और जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंग्लैंड के खिलाड़ी बिल्कुल बेन स्टोक्स या सैम करन वगैरह बिल्कुल टॉप लिस्ट में होंगे, और हम्म। डिजर्व भी करते हैं जिस तरह की क्रिकेट उन लोगों ने खेली है बीते समय में। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र इंग्लैंड के खिलाड़ी ही रहेंगे। राजकुमार सर, आखिरी सवाल, क्योंकि चार पांच नाम मैं आपके सामने रखूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा प्राइस किसको मिलने वाली है। यहाँ पर कैमरून ग्रीन का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, फिर ब्रूक्स का नाम आ रहा है नंबर 2 पे, सैम करन नंबर 3 पे, इसके अलावा नंबर 4 पे बेन स्टोक्स का नाम है। ये और नंबर 5 पे निकोलस पूरन को लोग अभी भी समझ रहे हैं कि बहुत पैसे मिलेंगे। आप अगर इनको रैंक कर पाए सिलसिलेवार तरीके से, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इनको सबसे ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं? देखिए, मैं टॉप 3 मुझे लगता है कि राजीव, सैम करन, बेन स्टोक्स और जी। ग्रीन, ये टॉप 3 होने वाले हैं मुझे यानी तीनों जहां तक। ऑलराउंडर आपने रख दिए हैं टॉप 3 में? डेफिनेटली देखिए, T20 में यही डिमांड है, और ये प्रूवन मैच विनर्स हैं। और जी। जरूर सारी की सारी फ्रेंचाइजी की अगर आप देखेंगे ना, जो लिस्ट बनी होती है, उसमें नंबर 1 पर इन सबके नाम होंगे, इन कि आइदर हम्म। दिस और दिस, ये तीनों में से कोई ना कोई प्लेयर हमें जरूर मिलना चाहिए। और उसके लिए एक स्पेशल उन्होंने एक अमाउंट रखा होगा कि इस अमाउंट तक हम जाएंगे इस प्लेयर के लिए। जी। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया, हर टीम के पास अपनी एक लिमिटेशन है, जिसमें सबसे कम पैसे राजस्थान रॉयल्स के पास है। वहीं अगर हम बात करें और भी दूसरी टीमों की, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा पैसा है वो हैदराबाद के पास है, क्योंकि उन्होंने अपने खिलाड़ी रिलीज किए हैं, उनको अपनी टीम बनानी है। पंजाब किंग्स दूसरे नंबर पर है, जो उन्होंने अपने खिलाड़ी को रिलीज किया है, वो अपनी एक फ्रेश टीम बनाना चाहते हैं। मुंबई इंडियंस की बात करें, लखनऊ जायंट्स, चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली कैपिटल्स, ये लगभग उसी अमाउंट के पर्स के साथ मैदान पर उतरेंगे, यानी 19-20 करोड़ के आसपास इनके पास बच रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोलकाता के पास सबसे कम पैसे हैं, और आरसीबी के पास सिर्फ 8 करोड़ 75 लाख रुपए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या आरसीबी सिकंदर रजा जैसे खिलाड़ियों पे दांव लगाती है। लिटन दास को टीम में चाहते हैं, क्योंकि शायद विकेट कीपर एक वो चाहेंगे। जिस तरह से उनका कॉम्बिनेशन है, के भरत को उन्होंने खिलाया जरूर है कुछ मैचेस में, अनुज राउत को भी उन्होंने खिलाया, लेकिन एक विस्फोटक ओपनिंग बैट्समैन शायद वो चाहेंगे कि ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर मिले। वहीं अलग अलग टीमों की अपनी अपनी चॉइस होगी, और इस ऑक्शन का जो 23 तारीख को होगा, उसका पूरा लेखा जोखा, पूरा विश्लेषण लेके एक बार फिर हम हाजिर होंगे राजकुमार सर के साथ। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।